गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने एक तो डिस्कशन किया था ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म एंड ट्रांसफर ऑफ असेट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। अब उसमें आप याद करो क्या प्रोविजंस थे। तो पहले तो एक केस हुआ था सुनील सिद्धार्थ भाई करके, और दूसरा एक केस हुआ था मलाबार फिशरीज। सुनील सिद्धार्थ भाई के केस में डिसीजन ऐसा आया था कि जब ट्रांसफर हो रहा है असेट बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, इट इज नॉट टैक्सेबल। व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल? बिकॉज योर कंसिडरेशन इज नॉट एसर्टेनेबल, तो इसीलिए आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट उसके बाद 45 सबसेक्शन 3 बना दिया, और 45 सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी असेट कौन दे रहा है? पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, तो व्हाट विल बी योर एफवीओसी? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अमाउंट क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो टाइम पे क्रेडिट होने वाला है। उसके बाद मलाबार फिशरीज जो है उसमें डिसीजन था कि एनी असेट ट्रांसफर्ड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज नॉट टैक्सेबल। फर्म ने अगर कोई भी असेट दिया पार्टनर को तो इट इज नॉट टैक्सेबल, बट उसको ओवरराइड करने के लिए ये अपना सेक्शन 45(4) आया था। बट उसके बाद 45(4) जो है उसको अमेंड किया गया, एंड 45(4) एंड 9B करके एट प्रेजेंट सेक्शन है। अब 9B के अंदर क्या दिया हुआ है याद करो। तो 9B में ऐसा दिया है कि अगर कोई भी पर्सन कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है या फिर स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रहा है, तो वो कैपिटल असेट ट्रांसफर करने पे या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करने पे आपको टैक्स लग जाएगा। कैपिटल असेट के लिए कैपिटल गेन्स में टैक्स लगेगा और स्टॉक इन ट्रेड के लिए बिजनेस में टैक्स लगेगा। एंड व्हाट विल बी योर एफवीओसी? तो इट विल बी फेयर मार्केट वैल्यू फॉर कैपिटल गेन्स, एंड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन फेयर मार्केट वैल्यू इज योर सेलिंग प्राइस अगर स्टॉक गया है तो पहले 9B में आप टैक्स लगा दो। 9B में फर्म को टैक्स लगेगा, और 9B में आपको डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन बोथ दी कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका आएगा 45(4) कि अगर जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है वो कैपिटल बैलेंस से अगर पार्टनर को ज्यादा अमाउंट का बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या चीजें मिल रही है? आइदर कैपिटल असेट और मनी, कैपिटल असेट और मनी, तो फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल असेट और मनी मिला तो वो पार्टनर जो ये फर्म जो है उसको टैक्सेबल हो जाएगा। अपन क्या करेंगे? जो भी मनी मिला वो ले लेंगे, असेट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और माइनस क्या करेंगे? कैपिटल बैलेंस। अब उधर एक गड़बड़ मत करना, कैपिटल बैलेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9B जो सेक्शन में आपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया था और उसके ऊपर जो भी आपने टैक्स भरा होगा कहने से वो एडजस्ट करके वो बैलेंस प्रॉफिट का जो एलिमेंट है उसका भी कहने से आपको कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर जो कैपिटल गेन्स आया 45(4) में, वो 45(4) वाला कैपिटल गेन्स जो है वो क्या होगा? तो वो कहने से बाकी असेट्स में अलोकेट होगा। लेकिन एक मिनट, 45(4) वाला जो कैपिटल गेन्स है उसका नेचर क्या होगा? तो वो डिपेंड करेगा। अगर जो बचे हुए असेट्स है जिसको ये गेन अलोकेट होने वाला है वो अगर शॉर्ट टर्म है, या वो अगर सेल्फ जनरेटेड असेट है, गुडविल भी आ गया उसमें, एंड या फिर वो डेप्रीशिएबल असेट है, तो फिर उधर शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एंड अगर अदर केसेस में हम बात करें तो उधर क्या आ जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बैठा दिमाग में आपके? सो ये आप लोगों का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा वहां पे। अच्छा, फिर उसके बाद आपको वो जो कैपिटल गेन्स आया उसको क्या करना है? अलोकेट करना है। अलोकेट करना है दूसरे असेट्स में, तो वो हम कैसे करेंगे? तो जो भी असेट्स वो टाइम पे रीवैल्यू हुए हैं तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ है इन वैल्यू ऑफ असेट, वो रेशियो में आप क्या कर दोगे? उसको अलोकेट कर दोगे। याद आया आप लोगों को? सो ये अपन ने कल पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ असेट बाय फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू फर्म। अच्छा, फिर अपन ने और एक डिस्कशन क्या किया था कल? तो कल अपन ने और एक डिस्कशन किया था 1037 एंड 1037A, और एक बाकी था अपना डिस्कशन 45(5) करके। अच्छा, 1037 क्या था याद करो? तो एग्जम्पशन था, जो प्रोविजन अप्लाई होता है इंडिविजुअल एंड HUF पे,
अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। ये लैंड जो है वो यूज हुआ था फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रिसीडिंग 2 years, एंड ये जो लैंड है उसका भी कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपको जो भी गेन आएगा वो सारा का सारा गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। याद आया आपको? फिर आया था एक 1037A। 1037A में क्या था, तो आंध्र प्रदेश ने लैंड पुलिंग स्कीम अनाउंस किया था, उनको अपना अमरावती सिटी जो है वो डेवलप करना है, तो इसीलिए वो लैंड पुलिंग स्कीम आया था। सो अगर आपने कोई भी लैंड दे दिया अंडर लैंड पुलिंग स्कीम, तो लैंड पुलिंग स्कीम में अगर आपने कोई भी लैंड ट्रांसफर कर दी, कहने से आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट मिला, इनकेस आपने वो लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट भी बेच दिया तो भी कहने से आपको टैक्स नहीं लगेगा। आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट मिला, जैसे ही वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट मिला, जिस साल में मिला वो साल के एंड में गए, वहां से 2 साल आपने काउंट किए, वो 2 साल के अंदर आपने रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट को भी बेच दिया तो भी टैक्स नहीं लगेगा, बट 2 साल बाद बेचा तो टैक्स लगेगा। एंड व्हाट विल बी योर एफईओसी, तो जो अमाउंट मिला वो, एंड व्हाट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो 2 साल के एंड में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। याद आया आप लोगों को? अच्छा, उसके पहले हमने डीमैट अकाउंट में, अगर आपके पास सिक्योरिटीज है डीमैट अकाउंट में, तो डीमैट अकाउंट में जो भी सिक्योरिटीज होगी वो जब भी आप बेचोगे तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे वहां पे, फीफो मेथड फॉलो करेंगे, फीफो मेथड। याद आया आप लोगों को ये फीफो मेथड? अच्छा, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ सपोज सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू डीमैट फॉर्म, तो अपन फीफो मेथड फॉलो करेंगे उस तरह से जिस हिसाब से डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज आई है। ये बराबर? सो ये हम लोगों ने और एक चीज डिस्कस की थी। उसके बाद एक और सेक्शन याद करो, 45(1)(a) करके था, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी 4 रीजंस के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्लस आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है, तो फिर आप लोगों को क्या लग जाएगा वहां पे, टैक्स। अब पहले आपको याद हो तो टैक्स नहीं लगता था, वहां पे जजमेंट था वानिया सिल्क मिल्स का, एंड उसके बाद वही जजमेंट को क्या कर दिया गया है, ओवरराइड कर दिया है। याद आया आप लोगों को? उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट। पहले कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कहने से वो बाई शिरीन बाई के कुका का जो केस था वो ओवरराइड करने के लिए प्रोविजन आया था। एंड उसमें क्या था, पहले आपको टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स, बाद में आपको टैक्स लगेगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद आया आपको? एंड उल्टे केस में पहले टैक्स लग जाएगा बिजनेस में, बाद में कैपिटल गेन्स। अच्छा, टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन कहां पे हुआ है आपका, कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड में आपका टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन हुआ है, बट जब स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल असेट है तो जब आप कन्वर्ट करोगे कहने से वही टाइम पे आपको टैक्स लग जाएगा। याद आया आपको? सो ये हमने कन्वर्जन के केस में अपन ने प्रोविजन डिस्कस किया था। फिर उसके बाद एक यूलिप्स के ऊपर अपना डिस्कशन था, तो वो तो पहले अपन ने सेक्शन नंबर 1010D डिस्कस किया था। 1010D क्या बोलता है कि जो भी अमाउंट मिलेगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ डेथ इंक्लूडिंग बोनस, कहने से वो सब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट यस, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे। पहला कीमैन इंश्योरेंस था जिसमें आपको टैक्स लगेगा, डिपेंड करेगा पैसा किसको मिल रहा है। सेकेंड 80DD करके सेक्शन था कि अगर समझो आपने पैसा डिपॉजिट किया है इन द नेम ऑफ पर्सन हु इज डिसेबल, तो अभी आपको 80DD में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, बट कल उठ के इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा जब पैसा, तब यू कैन से आपको चेक करना पड़ेगा कि किसको मिल रहा है और क्यों आया है ये पैसा। तो अगर समझो जिस पर्सन पे डिसेबल डिपेंडेंट था उसकी डेथ हो गई और डिसेबल को पैसा मिला तो वो एग्जेम्प्ट था। डिसेबल अगर 60 इयर्स का हो गया एंड पॉलिसी इज डिसकंटिन्यूड तो भी एग्जेम्प्ट था, बट अगर डिसेबल की डेथ हो गई तो अब जो पर्सन जिस पे वो डिपेंडेंट था उसको मिला पैसा तो वो टैक्सेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो था प्रीमियम अगर आपका मोर देन 10%, 15% एंड 20% अगर है तो वहां पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, वहां पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, पर याद रखना डेथ पे नहीं आएगी,
एंड कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जो आईएफएससी में लोकेटेड है उसने पॉलिसी इशू की है तो वहां पे भी नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था यूलिप्स। यूलिप्स के केस में एक 10, 15 और 20% तो चेक करना ही है, साथ साथ में अब आपको 2,50,000 का लिमिट है, और अदर देन यूलिप के केस में 10, 15 और 20% तो चेक करना है, प्लस 5 लाख का लिमिट है। यूलिप में डेट याद रखना 1 फेब है 21, एंड जो अदर देन यूलिप है 1 अप्रैल 23, बराबर। अच्छा, अब यूलिप्स जो है which are not covered under 1010D are can I say considered as capital asset, एंड उस पे आपको कैपिटल गेन्स में टैक्स लग जाएगा। एंड अदर देन यूलिप जो है, अदर देन यूलिप, उस पे आपको टैक्स लगेगा अंडर अदर सोर्सेस। ए बराबर। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो जिन लोगों ने भी आज बुक कलेक्ट नहीं किया है, बुक कलेक्ट कर लेना अभी, तो वो अभी से अपने को चाहिए होगा, क्योंकि अब आप चीजें मार्क भी कर सकते हो अपने बुक के अंदर। सो आप अपनी बुक कलेक्ट कर लेना। आपको अभी क्या हुआ, किसी का एयरपोर्ट्स, पैसा बहुत है लगता है आपके पास। चलो अब क्या है, स्टाइफंड कितना है आपका? क्या बात है, चलो ध्यान देना। अब बुक कलेक्ट कर लेना। आपको अभी Q&A वॉल्यूम 1 ही मिला है, Q&A वॉल्यूम 2 बाद में मिलेगा आपको, और आपको DT सिनॉप्सिस बुक दी जाएगी, उसमें थियरी है पूरा, बराबर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो अपना डिस्कशन अपने को करना है अभी, वो है सेक्शन नंबर 45(5) करके। क्या है बोलो? सेक्शन नंबर 45(5). अब 45(5) क्या बोल रहा है कि जो भी कंपल्सरी एक्विजिशन के केसेस है जो 1037 के अंदर कवर्ड नहीं है ये सेक्शन में, प्लस कंपल्सरी एक्विजिशन इज नॉट कवर्ड बाय दिस सर्कुलर नंबर 36/2016, इसमें अगर कवर्ड नहीं है तो फिर कंपल्सरी एक्विजिशन तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपल्सरी एक्विजिशन जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल हो रहा है तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में आपको टैक्स किस तरह से लगेगा वो अपने को यहां पे डिस्कस करना है। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने यहां पे लिखे हैं, सब के सब पॉइंट्स इंटर सीए में आप लोगों को थे। बस यहां पे एक पॉइंट और जो है वो क्या हुआ है? ऐड हुआ है। सो हम तो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ऐसे ही समझ के कि हमें कुछ याद नहीं है। चलो अब आ रहा है कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 45(5). अच्छा, तुम 45(5) में आओगे कब? पहले मुझे वो बताओ। जब आप 1037 में कवर्ड नहीं हो, प्लस योर गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट एज पर सर्कुलर नंबर 36/2016। सी अगर मेरे पास समझो एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी का क्या हो चुका? कंपल्सरी एक्विजिशन। अब समझो कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो तो 1037 में तो आएगी नहीं, क्योंकि उधर तो सिर्फ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कवर्ड, एंड सपोज दिस हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अक्वायर्ड एज पर दैट राइट टू फेयर कंपेंसेशन एक्ट, उसके हिसाब से नहीं अक्वायर हुआ है। अब कहने से जो भी कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है वो टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल है तो आपको टैक्स किस तरह से लगेगा वो आपको सेक्शन 45(5) में दिया गया है। सो 45(5) जो है वो डील करता है विद कंपल्सरी एक्विजिशन, कि हम आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में टैक्स जो है वो किस तरह से लगाएंगे। चलो ध्यान देना, पहला जो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, फर्स्ट पॉइंट देखो। एक एग्जांपल लो कि मिस्टर एक जो पर्सन है उसने 2-3 में एक लैंड परचेज की है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीस है। इन अ ईयर 2018-2019 ये जो लैंड है ना इसका क्या हो चुका है बोलो? कंपल्सरी
एक्विजिशन हो चुका है एंड कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ एंड जो कंपेंसेशन डिसाइडेड था, मिला नहीं है, डिसाइडेड है, वो है 50 lakhs का। 50 lakhs का कंपेंसेशन डिसाइड हुआ था कि हम असेसी को 50 lakhs देंगे। दोस्तों अभी तक दिया नहीं है। सो मिस्टर ए 2-3 में एक लैंड परचेज कर रहा है जिसकी कॉस्ट इज 10 lakhs। इन अ ईयर 1819 this property is compulsorily acquired and compensation decided is how much 50 lakhs। बट यही कंपेंसेशन आपको 2025-26 जो है उसमें रिसीव हुआ। सो कंपेंसेशन इज रिसीव्ड कितना 50 lakhs। अब ध्यान से समझो, अब ये वाले केस में हुआ क्या है, तो हुआ यह है कि आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा चुका है इन अ ईयर 1819। सो कैन आई से 1819 इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर। बट यहां पे आपकी टैक्सेबिलिटी जो है ना उसको वापस से पोस्टपोन कर दिया है कि हम आपको टैक्स उस ईयर में नहीं लगाएंगे जिस ईयर में आपकी प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है, हम आपको टैक्स उस ईयर में लगाएंगे जिस ईयर में कंपेंसेशन रिसीव हुआ है। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रेंड्स, ये जो अपना कॉन्सेप्ट था ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स, ये अपन ने जो चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज ईयर ऑफ टैक्स। नाउ देयर आर कैन आई से फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कैन आई से यू आर लायबल टू पे टैक्स इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड। नंबर 2, conversion of capital asset into stock in trade, you are liable to pay tax in the year in which stock in trade is sold. Number 3, even in case of ULIPs on which 10(10)D is not applicable, कैन आई से उधर भी आपको टैक्स कब लगेगा, जब यूलिप का पैसा मिलेगा। चौथा, कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन में आपको टैक्स कब लगेगा, द ईयर इन विच कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। सो अब आपको ये वाले केस में कौन से ईयर में टैक्स लगेगा, सो कैन आई से इट इज इन अ ईयर 25-26। बट तुम एक चीज समझो, 25-26 इज नॉट योर ईयर ऑफ ट्रांसफर, इट इज ओनली योर ईयर ऑफ टैक्स। यहां पे आपको टैक्स तो लगेगा, बट अब ध्यान से समझना, व्हाट विल बी योर एफईओसी, तो कैन आई से योर एफईओसी इज 50 lakhs। What will be your holding period? So it will start from a year 2-3 and it will end on 1819। 1819 में वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तुम समझो तुम्हारा सारा कैलकुलेशन कब तक होगा दोस्तों, 1819 तक होगा। सिर्फ 25-26 में क्या होने वाला है, टैक्सेबिलिटी बस। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम्हारी कॉस्ट क्या हो गई यहां पे, कॉस्ट तो वो तो 10 लाख थी। अच्छा व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या माना जाएगा, 1819। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन आई से यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन ऑल्सो। और इंडेक्सेशन कब से कब तक आएगा, तो इंडेक्सेशन आपका आएगा फ्रॉम अ ईयर 2-3 टू 1819। 2-3 से 1819 आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। अच्छा दैट इज ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 1819, बट आपका जो ईयर ऑफ टैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ईयर ऑफ टैक्स जो है वो हो जाएगा 25-26। सो आपको जो टैक्स है, टैक्स वो हम कौन से ईयर में लगाएंगे, तो दोस्तों जिस ईयर में भी आपको कंपेंसेशन रिसीव होगा ना, हम वो ईयर में आपको क्या लगा देंगे, टैक्स। अरे समझा। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको सिखाया, इसका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसको मैं 1A करके लिख रहा हूं। अब यही फर्स्ट पॉइंट का और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बी पॉइंट, बी फर्स्ट का सेकंड एग्जाम्पल। अब इसमें क्या हुआ, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि समझो मिस्टर ए ने 2-3 में एक लैंड परचेज की जिसकी कॉस्ट 10 lakhs थी। फिर सेम इन अ ईयर 1819 में क्या हो चुका है, इस लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हो चुका एंड कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 50 lakhs। बट अब ये केस में क्या हुआ
कि इन अ ईयर 25-26 एंड 26-27 आपको कंपेंसेशन मिला तो है, लेकिन इधर 30 lakhs मिला है और इधर 20 lakhs मिला है. सो क्या चेंज हुआ फर्स्ट केस और ये केस में? इधर आपको कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, पार्ट कंसिडरेशन या पार्ट कंपेंसेशन आपको मिल रहा है. तो अब क्वेश्चन क्या आता है? तो अब क्वेश्चन आता है सर हमें टैक्स कब लगेगा? तो आपको टैक्स ये वाले केस में उस साल में लगेगा जिस साल में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा. कब टैक्स लगेगा बोलो जरा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव होगा तब आपको टैक्स लगेगा. अच्छा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रिसीव हुआ है? 25-26 में. तो यहां पे आपका एफईओसी क्या हो जाएगा? एफईओसी 50 lakhs. यहां पे आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? तो होल्डिंग पीरियड हो जाएगा फ्रॉम 2/3 टू 18/19. कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी? 10 lakhs. अच्छा, इंडेक्सेशन मिलेगा? यस मिलेगा. कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 2/3 से लेके 18/19 तक. अच्छा, उसके बाद व्हाट इज योर ईयर ऑफ ट्रांसफर? सो ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 18/19 एंड व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? इट इज 25-26. तो आप समझो यहां पे आपको जैसे ही क्या मिला है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के वक्त ही आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी यहां पे. अब ध्यान से समझो, अब यहां पे ना अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, अभी जैसे 30 मिला फिर 20 मिला, तो ये जब 20 मिला तब क्या कुछ वापस से टैक्सेबिलिटी आएगा? नहीं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आपने टैक्स भर दिया है. अब ये जो कॉम्पेंसेशन है, इस कॉम्पेंसेशन को अब से हम बोलेंगे इनिशियल कंपेंसेशन. बोलो क्या बोलेंगे? सो इनिशियल कंपेंसेशन पे आपको टैक्स कब लगेगा? Year in which first installment is received. So if suppose initial compensation you are receiving in 4 installments, then you are liable to pay tax on receipt of first installment on entire amount of compensation. So ये आपका first point है. First point is in relation to initial compensation. अब आ रहा है आपका second point. अब second point में क्या हुआ? ध्यान से समझो. तो समझो यही पर्सन है मिस्टर ए, जिसने एक लैंड परचेज की थी इन अ ईयर 2-3. कितने में ये लैंड परचेज की थी? 10 lakhs में. उसके बाद इन अ ईयर 2018-2019 बोलो क्या हो चुका लैंड का? कंपल्सरी एक्विजिशन हो चुका है. अच्छा, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ एंड compensation decided is how much? 50 lakhs. बट अब कहीं ना कहीं असेसी जो है ना, उसको ऐसा लग रहा था कि ये कंपेंसेशन थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए यहां पे असेसी ने क्या फाइल किया है? बोलो अपील. अपील फाइल किया. अब ये अपील कहां पे फाइल हुआ है? तो ध्यान से समझो, ये अपील फाइल हुआ है समझो इन हाई कोर्ट. बट ये अपील इज नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट. अरे इनकम टैक्स को लेके कोई डिस्प्यूट ही नहीं है यहां पे. तो ये अपील कहां पे फाइल हुआ होगा? तो जो भी लैंड अक्वायर हुई है उसकी जो भी रेलेवेंट एक्ट होगी उसके हिसाब से अपील फाइल हुआ है. सो अपील इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट. व्हाई अपील इज फाइल्ड? बिकॉज असेसी इज डिमांडिंग, he demands enhanced compensation और additional compensation. उसको और compensation चाहिए. उसको लग रहा है कि ये compensation कम है, इसके लिए उसको और compensation चाहिए. बराबर. अब क्या हुआ? अब कोर्ट में जब केस गया तो आपको भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि डिसीजन तुरंत आने वाला है, तो इट विल टेक टाइम. तो कोर्ट का डिसीजन, अभी हियरिंग्स चल रही थी कोर्ट में. But in a year 2025-26, original or initial compensation is received. Compensation received is how much? 50 lakhs. So original compensation is now received.
सो जैसे ही आपको इनिशियल कंपेंसेशन या ओरिजिनल कंपेंसेशन मिल गया, क्या करोगे आप? कहने से पहले उस पर टैक्स तो कर ही दोगे. सो इन अ ईयर 25-26 व्हाट विल बी योर एफईओसी? 50 lakhs. योर होल्डिंग पीरियड एंड इंडेक्सेशन दोनों साथ में लिख रहा हूं मैं, तो वो आ जाएगा 23 से लेके 18-19. फिर आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्ट 10 lakhs. एंड आपका जो ईयर ऑफ ट्रांसफर है दैट इज 18-19. एंड व्हाट इज योर ईयर ऑफ टैक्स? 25-26. अभी तक कोर्ट का डिसीजन आया नहीं था. अब क्या हुआ? अब इन अ ईयर 26-27, इन अ ईयर 26-27 हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि असेसी को कंपेंसेशन मिलना चाहिए एडिशनल, समझो 30 lakhs का. एक मिनट, अभी तक क्या है? डिसाइडेड है, पे नहीं हुआ है. और यही कंपेंसेशन अब 27-28 एंड 28-29 में दिया गया. कंपेंसेशन रिसीव्ड कितना? 20 lakhs एंड 10 lakhs. तो अब आपको कौन सा कंपेंसेशन मिल रहा है? एडिशनल या एनहांस. एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है या एडिशनल कंपेंसेशन मिल रहा है, और वो मिल रहा है इन इंस्टॉलमेंट्स. तो अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने कि ये जो हमें मिला 20 लाख और 10 लाख, इस पे हमें टैक्स कब लगेगा? 20 लाख और 10 लाख पे. तो अब एनहांस कंपेंसेशन के लिए रूल क्या है? तो एनहांस कंपेंसेशन जब जब मिला तब तब टैक्स. सो आपको अगर 4 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो चारों इंस्टॉलमेंट में टैक्स लगेगा. यहां पे ऐसा नहीं है कि ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. आपको यहां पे टैक्स कब लगेगा? जैसे मिलता जाएगा वैसे टैक्स लगता जाएगा. तो इन अ ईयर 27-28 योर एफईओसी इज हाउ मच? 20 lakhs. और यहां पे आपकी एफईओसी क्या हो जाएगी? 10 lakhs. आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है वो सब कहने से निल हो जाएगा. क्यों निल हो जाएगा? आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया है फ्रेंड्स. एंड उसके बाद आप एक चीज माइनस कर सकते हो, क्या? आपके जो भी लीगल एक्सपेंसेस है वो. सो लीगल एक्सपेंसेस आप माइनस करो, जो भी आंसर बचेगा दैट इज योर गेन. अच्छा, एक गलती नहीं करने का इधर, ये गेन मेरे एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. क्यों? क्योंकि मेरा असेट लॉन्ग टर्म है. इधर एक मिस्टेक आप क्या करते हो पता है? हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसाइड किया अपने को कंपेंसेशन इस साल मिल गया, 12 महीने के अंदर मिल गया, तो आप क्या कर देते हो उसको? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसाइड कौन से बेसिस पे होगा? असेट के होल्डिंग पीरियड पे डिसाइड होगा. तो अब अगर मैं कंक्लूड करने जाऊं, कंक्लूड, तो क्या हुआ कि व्हेन यू आर रिसीविंग इनिशियल कंपेंसेशन इन इंस्टॉलमेंट, इनिशियल ओरिजिनल, देन यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. बट इफ सपोज एनहांस कंपेंसेशन इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर एनहांस कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला तो आपको टैक्स कब लगेगा? जब जब मिला तब तब टैक्स. और वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये सब क्या हो जाएगी? निल. सिर्फ एक चीज आपको माइनस करने मिलेगी, क्या? लीगल एक्सपेंसेस, और या फिर लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी हम बोल सकते हैं. बोलो, ये समझा? अब आप अगर आपके नोट्स देखोगे तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट इज ऑन इनिशियल कंपेंसेशन. सेकेंड जो पॉइंट है वो है ऑन एनहांस कंपेंसेशन. अब ये जो आपका सेकेंड पॉइंट है ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशन, इसके ऊपर और एक छोटा सा यहां पे नोट आ रहा है. चलो इधर ध्यान से सुनो. अब ये नोट क्या है, तो उसको मैं यहां पे थर्ड पॉइंट बना देता हूं. सुनो, इधर इधर देखो, पढ़ो मत, अभी सुनते जाओ. अब कोर्ट में जब आपका केस जाता है, कोर्ट में जब आपका केस जाता है तो आपको पता है ना वहां पे हियरिंग्स होती है. अच्छा, अब सुनो, इधर ध्यान इधर दो. समझो कि आपने अपील फाइल किया इन हाई कोर्ट. अब आपकी पहली हियरिंग आई, पहली हियरिंग. अब पहली हियरिंग खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने डेट दी किसकी? सेकेंड हियरिंग की.
उधर कैसा होता है 2-3 बार हियरिंग्स होता रहेगा, कभी कभी केस बड़ा भी चलता है तो उसमें ज्यादा हियरिंग्स होती है। तो जैसे ही आपका पहला हियरिंग खत्म हुआ, फर्स्ट हियरिंग, सुनना बराबर से, एट दैट टाइम दे विल पास वन ऑर्डर। कौन? कोर्ट। कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा। क्या रहता है वो ऑर्डर में? तो वो ऑर्डर में लिखा रहता है कि ये हियरिंग में क्या हुआ है और नेक्स्ट हियरिंग की डेट क्या है, वो ऑर्डर में लिखा रहता है। फिर सेकेंड हियरिंग हुआ, तो सेकेंड हियरिंग जैसे ही खत्म होता है, वापस से क्या पास होगा? एक ऑर्डर। वो ऑर्डर में लिखा रहेगा क्या? कि ये सेकेंड हियरिंग में क्या क्या हुआ एंड नेक्स्ट हियरिंग कब है। तो अगर समझो सुनो, 5 हियरिंग हो रही है, 5, तो तुम्हें समझ में आ रहा है 5 ऑर्डर पास होंगे। पहले तो 5 ऑर्डर पास होंगे, और समझो 5th हियरिंग जो था दैट वाज लास्ट हियरिंग, मतलब वो टाइम पे आपका केस क्लोज हो गया। तो पहले 4 हियरिंग्स जो है ना, 4 हियरिंग्स, वो टाइम पे जो ऑर्डर पास हुआ है, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। बोलो क्या बोलते हैं? और जो लास्ट हियरिंग होगी ना, लास्ट हियरिंग, वो टाइम पे जो ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर को हम बोलेंगे फाइनल ऑर्डर। बोलो क्या बोलेंगे? फाइनल ऑर्डर। एक मिनट, 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, पहला इंटरिम और दूसरा, एक मिनट मैं क्या बोल रहा है, अगर समझो कि टोटल 8 हियरिंग हुआ है, 8, तो पहली 7 बार क्या पास होगा? इंटरिम ऑर्डर, और 8वां जो ऑर्डर होगा वो फाइनल ऑर्डर। ये समझ में आया आपको पहले? अब सुनो, अब यहां पे एग्जाम्पल पे ध्यान देना, सब लोग एग्जाम्पल पे ध्यान देना। अभी समझो, एग्जाम्पल ऐसा ही ले रहे सेम, कि एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या परचेज किया है? एक लैंड इन अ ईयर 2-3, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, बराबर। उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर ए ने ये लैंड परचेज किया, फिर इन अ ईयर 2018-2019 यही लैंड का क्या हो चुका है? बोलो जरा। कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, और यहां पे कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 50 lakhs। 50 लाख कंपेंसेशन डिसाइड हुआ। फिर अपील इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट फॉर एडिशनल कंपेंसेशन। अपील भी फाइल कर दिया, किसने? असेसी ने। आ रही है चीजें समझ में इतना? तो अब क्या हुआ? अब है ना, इन अ ईयर 2025-26 कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 50 lakhs। अब ये कौन सा कंपेंसेशन मिला? इनिशियल मिल गया आपको। अच्छा, अब जैसे ही इनिशियल मिला, कहने से आप इधर तो अपनी एफईओसी दिखा दोगे 50 lakhs, होल्डिंग पीरियड एंड इंडेक्सेशन, ये दोनों आ जाएगा फ्रॉम अ ईयर 2-3 टू 18-19, और फिर आपका ईयर ऑफ ट्रांसफर जो होगा वो होगा 18-19, एंड ईयर ऑफ टैक्स जो होगा वो हो जाएगा 25-26, और आपकी जो कॉस्ट थी वो थी 10 lakhs। ये तो ठीक है, ये तो टैक्सेबिलिटी हो गई, पहले भी अपन ने वही किया हुआ है, ये बराबर। सो पहले भी अपन ने वही चीज पे टैक्स कर दिया था। अब क्या हुआ, ये वाला केस अभी समझना। अब क्या हुआ है? अब है ना, जो आपका 2026-27 था, 2026-27, इधर है ना, इधर एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ। इंटरिम ऑर्डर मतलब क्या हुआ है? अभी तक केस जो है वो तो चल ही रहा है। वन इंटरिम ऑर्डर इज पास्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर कंपेंसेशन विच इज रिसीव्ड इज 10 lakhs। मतलब क्या? कोर्ट ने क्या बोला पता है? पहले तो 10 लाख दे दो उसको, किसको? असेसी को।
असेसी को 10 का 10 लाख अभी पे कर दो, खत्म। ये तो देना ही है असेसी को। इंटरिम ऑर्डर पास हुआ एंड 10 लाख इज पेड टू असेसी, बराबर। 10 लाख असेसी को दे दिया। अब क्या हुआ, अब आया ईयर 2728 और इसमें क्या पास हुआ है बोलो जरा, फाइनल ऑर्डर। एंड फाइनल ऑर्डर में टोटल कंपेंसेशन डिसाइडेड इज 40 lakhs। 40 lakhs डिसाइड हुआ था टोटल कि भाई 40 लाख अपने को देना है टोटल। अब अगर 40 लाख अपने को देना है, ये टोटल डिसाइड हुआ है, कहां पे डिसाइड हुआ ये चीज, फाइनल ऑर्डर में। तो 10 लाख तो ऑलरेडी अपन ने दे दिया था ना पहले। तो अब क्या होगा, तो इन अ ईयर 2028-29 एंड इन अ ईयर 2029-30 क्या हुआ, कंपेंसेशन इज रिसीव्ड कितना, तो इधर 30 लाख बाकी था, तो समझो 20 लाख इधर मिला और 10 लाख इधर मिला। सो ये आपको मिला है इन इंस्टॉलमेंट अभी। अब अपने सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है यहां पे, तो क्वेश्चन अपने सामने ये आ रहा है कि ये 20 और 10 का तो हमें टैक्सेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 और 10 पे टैक्स कब लगेगा, जब जब मिला तब तब टैक्स। तो यहां पे आपकी एफवीओसी हो जाएगी 20, यहां पे हो जाएगी 10, आपका जो भी सीओए सीओआई है वो सब नील। आप क्या माइनस करोगे, सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस माइनस करोगे, लीगल एक्सपेंसेस। और ऐसा नहीं है कि लीगल एक्सपेंसेस आपको ये रेशियो वेशियो में माइनस करो, पहले ही सारे लीगल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। जब 20 लाख मिला तो भी चलेगा, 10 लाख के वक्त अगर कुछ एडिशनल लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो माइनस कर दो, चलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो रेशियो में मिला है, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना मिलने वाला भी कैसे है। तो आप डायरेक्टली उसको लीगल एक्सपेंसेस को जैसे ही अपना मिला कंपेंसेशन तब माइनस कर दो। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अब आ रही है कि जो अपने को ये 10 लाख मिला है ना, 10 लाख ये भी है अपना एडिशनल कंपेंसेशन ही, भाई इस पे टैक्स कब लगेगा। तो अब है ना, अब ये जो मिला है 10 लाख, ऐसे तो एडिशनल कंपेंसेशन या एनहांस कंपेंसेशन का रूल क्या है, जब जब मिला तब तब टैक्स। तो ऐसे तो टैक्स कहने से 26-27 में लगना चाहिए, बट अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एनी कंपेंसेशन विच यू आर रिसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, एनी कंपेंसेशन विच यू आर रिसीविंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, आपको इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे अगर कोई भी कंपेंसेशन मिला है तो आपको इस पे टैक्स कब लगेगा, तो ये टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास होगा ना वो ईयर में टैक्स लग जाएगा। मतलब कौन से ईयर में टैक्स लगेगा, मेरे एग्जांपल में इन अ ईयर 27-28। कैसे टैक्स लगेगा, तो वापस से सेम एफईओसी ले लो 10 lakhs और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितनी माइनस करोगे, नील, और आपको लीगल एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने मिलेंगे। तो अब आप ये नोट पढ़ोगे ना, नोट, तो ये नोट में वही लिखा है, क्या लिखा है, कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। फाइनल ऑर्डर जब पास हुआ तो वो साल में आपको हम टैक्सेबिलिटी कर देंगे। अरे बोलो समझा। तो एक मिनट इधर ध्यान दो पहले। तो मैंने क्या बोला आपको, एनहांस कंपेंसेशन पे टैक्स कब लगता है, जब जब मिला तब तब टैक्स। तो वो रूल कब अप्लाई होगा, तो व्हेन यू आर रिसीविंग एनहांस कंपेंसेशन आफ्टर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर पास हो गया उसके बाद इफ यू आर रिसीविंग एनहांस कंपेंसेशन, तो जब जब मिला तब तब टैक्स। बट इफ सपोज एनहांस कंपेंसेशन इज रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, देन यू आर लायबल टू पे टैक्स इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझो, फोर्थ केस। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनो। मिस्टर ए जो है उसने एक लैंड परचेज की इन ईयर 23 जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, 10 लाख उसकी कॉस्ट थी। 2018-19 में क्या हो गया इसका, कंपल्सरी एक्विजिशन and compensation decided
था 50 lakhs। उसके बाद यहां पे अपील इज फाइल्ड इन हाई कोर्ट फॉर एडिशनल कंपेंसेशन, बराबर। अब इन अ ईयर 2025-26 कंपेंसेशन रिसीव्ड इज 50 lakhs। 50 लाख का आपको कंपेंसेशन मिल गया, तो आपने क्या कर दिया, 50 लाख मिला वैसे ही टैक्स कर दिया। इधर आपने वापस से एफपीओसी 50, कॉस्ट आपकी 10 lakhs, होल्डिंग पीरियड एंड इंडेक्सेशन फ्रॉम ईयर 2-3 टू 18-19 तक आप होल्डिंग पीरियड और इंडेक्सेशन ले लोगे। सो ये सब आपने टैक्स कर दिया, बराबर है। अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई, 2027-28 में हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और बोला कि ये असेसी जो है ना, उसको एनहांस कंपेंसेशन तो मिलना ही नहीं चाहिए, प्लस उसको जो ओरिजिनल दिया था वो भी ज्यादा दे दिया है। तो आप है ना, ओरिजिनल कंपेंसेशन जो था 50 lakhs, उसको रिड्यूस करो, तो आपका जो कंपेंसेशन है वो कितना हो जाना चाहिए, अभी 40 lakhs समझो। तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन इन कंपेंसेशन। और कोर्ट ने बोल दिया कि आपको मिलना चाहिए था 40 lakhs। सो असेसी आप क्या करो, रिफंड कर दो, कितना, 10 लाख रुपया आप रिफंड कर दो। अब तुम देखो, अब तुम्हारा डाउट यह आता है मेरे को कि सर ये सब बराबर है कि नहीं है। तो ये सब बराबर है कि नहीं है, तो उसके लिए जो एक्ट में अपील फाइल हुआ है वो एक्ट के रूल्स देखो। ये थोड़ी इनकम टैक्स से कनेक्टेड है। अपन ने तो सिर्फ प्रोविजन बना के रख दिए कि इनकेस ऐसा हुआ तो हमारे पास प्रोविजन बना के पड़ा हुआ है। तो ये सब अपील वपील फाइल कहां होती है, तो जो भी एक्ट के हिसाब से योर प्रॉपर्टी इज कंपल्सरीली अक्वायर्ड, वो एक्ट में अपील फाइल होती है। तो उधर अगर कुछ ऐसे रूल्स है कि इनकेस योर कंपेंसेशन इज रिड्यूस्ड, वो भी पावर है। तो अगर कंपेंसेशन आपका रिड्यूस हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इधर है ना 27-28 में आपका 25-26 जो ईयर है ना, ये ईयर का आपका 25-26 जो ईयर है ना, ये ईयर का आपका क्या होगा, रेक्टिफिकेशन किया जाएगा। एंड रेक्टिफिकेशन करके वो लोग क्या करेंगे, रिकंप्यूट करेंगे आपका कैपिटल गेन्स। रिकंप्यूट मतलब क्या, बहुत सिंपल है रे, कुछ है नहीं। एफईओसी कितनी ली थी उन्होंने पहले, 50 लाख, तो उसको अब वो लोग कितनी ले लेंगे, 40 लाख। आपकी कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख। आपका होल्डिंग पीरियड एंड इंडेक्सेशन जो था वो था फ्रॉम अ ईयर 2-3 टू 18-19। अब इससे क्या हुआ रहेगा, आपका गेन कम हो जाएगा, आपका टैक्स कम हो जाएगा, आपने टैक्स ज्यादा भरा होगा, वो लोग आपको रिफंड दे देंगे टैक्स का। वो लोग आपको क्या दे देंगे, रिफंड। सो यहां पे ये लोग क्या करते हैं, 25-26 जो ईयर है उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं और आप लोगों को रिफंड दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेस टैक्स भरा होगा ना, तो उसका रिफंड मिल जाएगा आपको। सो ये पॉइंट जो है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिड्यूस्ड कंपेंसेशन, ये वर्ड याद रखना, कौन सा, रिकंप्यूटेड। मतलब आपका कैपिटल गेन्स रिकंप्यूट किया जाएगा, रिकैलकुलेट किया जाएगा। रिकैलकुलेट मतलब क्या, considering your reduced compensation you again calculate your capital gains, so your tax liability will be lower। आपने ज्यादा भर दिया होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी भरा होगा that you will get as refund। आया, समझ में आया। सो अब एक मिनट इधर देखो, पहले इनिशियल कंपेंसेशन अगर मिल रहा है, इनिशियल, तो उस पे आपको टैक्स कब लगेगा, ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एनहांस कंपेंसेशन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में मिला तो जब जब मिला तब तब टैक्स। बट अगर समझो एनहांस कंपेंसेशन आपको मिला है ऑन द बेस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, तो ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, जिस साल में फाइनल ऑर्डर पास हुआ वो ईयर में आपको क्या लग जाएगा, टैक्स। अच्छा, अगर आपका कंपेंसेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो आपको रिकैलकुलेट करना है अपना कैपिटल गेन्स। चीजें इजी है,
उसके बाद होल्डिंग पीरियड तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि सब कुछ होगा अप टू कंपलसरी एक्विजिशन. इफ असेट इज लॉन्ग टर्म तो भी इंडेक्सेशन भी मिलेगा अप टू कंपलसरी एक्विजिशन. जहां जहां पे भी इंडेक्सेशन है, एक चीज दिमाग में डाल देना, 22 जुलाई तक ही है, 23 जुलाई से इंडेक्सेशन नहीं है. अब ये लास्ट पॉइंट क्या है? तो जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अगर आपको कंपेंसेशन मिलने में क्या हो रहा है, डिले, तो आपको क्या मिल सकता है उस पे बोलो जरा, इंटरेस्ट. तो अगर आपको कंपेंसेशन मिलने में डिले हुआ, डिले, तो क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट में बस 3 पॉइंट याद रखने हैं. पहला, ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? सो ये टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. दूसरा, कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? तो ये रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगा. एंड तीसरा, अगर आपको समझो इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए कुछ लीगल खर्चे वर्चे करने पड़े, तो वो सब माइनस करने नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि हम आपको यहां पे दे रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50%. 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हम दे रहे हैं, फ्लैट 50. मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया, इंटरेस्ट, सुनो जरा, ड्यू इज 5 लाख, रिसीव्ड इज 3 लाख, हाउ मच इज टैक्सेबल? 1.5 lakhs. क्योंकि रिसीव बेसिस पे टैक्स लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50% माइनस करने का. अरे समझा? सो ये आपका लास्ट पॉइंट है. इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर IFOS, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर ऑन रिसीव बेसिस, एंड यू विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%. अच्छा, जहां जहां पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन कॉन्सेप्ट आता है, तुम्हें तो ये याद ही है कि कोई खर्चे माइनस करने नहीं मिलते. जैसे आप याद करो तो हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आता था, कितना था वो? 30%. और इसीलिए याद करो तो हाउस प्रॉपर्टी में रिपेयर्स का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब माइनस करने नहीं मिलता है. यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है. तो आपको क्या करेंगे पता है, ये लोग जानबूझ के क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे. क्या कंफ्यूज करेंगे? कंपेंसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन ड्यू इज 5 लाख, आउट ऑफ विच 3 लाख इज रिसीव्ड, एंड लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दिस इंटरेस्ट इनकम इज 2 लाख रुपीज. तो लीगल एक्सपेंसेस को यू विल इग्नोर, लीगल एक्सपेंसेस को इग्नोर करोगे. आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑन इनिशियल कंपेंसेशन, सेकेंड पॉइंट इज ऑन एनहांस कंपेंसेशन, सेकेंड पॉइंट में जो नोट है वो है कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर. फॉर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिड्यूस्ड कंपेंसेशन, कि अगर कल उठ के कंपेंसेशन का रिडक्शन हुआ तो क्या होगा, होल्डिंग पीरियड, इंडेक्सेशन, एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन. बैठा दिमाग में? इजी है कॉन्सेप्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है. अब यहां पे ध्यान दो. अब कल हम लोगों ने केस लॉ पढ़ा था बालकृष्णन करके, उसमें याद करो ना क्या हुआ था. आपका प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, बट जो कंपेंसेशन था दैट वाज नेगोशिएटेड एंड देन इट वाज फिक्स्ड. तो असेसी की प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ. अब असेसी क्या बोल रहा है कि आप कंपेंसेशन दोगे, मुझे कम लगेगा, मैं अपील फाइल करेगा, केस में, कोर्ट में केस जाएगा. इससे अच्छा एक काम करते हैं, बैठ के कंपेंसेशन डिसाइड कर लेते हैं. सो वेदर इट विल चेंज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम कंपलसरी एक्विजिशन टू सेल? तो आंसर इज नो. क्या उसको ट्रांसफर का नेचर चेंज हो जाएगा वहां पे? नहीं. तो ट्रांसफर कैसे हुआ है अभी भी? बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन. सो ये अपन ने केस पढ़ा था बालाकृष्णन. ये केस लॉ जो है ना, ये वाला केस लॉ, ये आपके सिलेबस में है. आप मॉड्यूल ओपन करोगे अभी तो आपके सिलेबस में है. वो जैसे बाई शिरीन बाई के कुका, वानिया सिल्क मिल्स, सुनील सिद्धार्थ भाई, मलाबार फिशरीज, ये सब नहीं है आपको, ये वाला है आपके सिलेबस में. अच्छा, अब और एक केस लॉ आ रहा है यहां पे, मोवालिया भिखुभाई बालाभाई वर्सेस ITO. अब ये केस लॉ में क्या हुआ था? तो ये केस लॉ में है ना, अब है ना, इसके लिए आप लोगों को वो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ना वो भी रीड करना पड़ता है ये केस लॉ के लिए सिर्फ. बट ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं. पहले तो इशू क्या था ये केस में? इज इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 assessable
एज कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले तो एक्ट जरा देखो कौन सी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसका सेक्शन कौन सा है 28। अब सुनो सुनो इधर सुनो, जब आप ये लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ते हो, कौन सा, ये 1894, उसका जो सेक्शन 28 है, 28, वो 28 सेक्शन में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है, तो ये इंटरेस्ट आप लोगों को अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा कि कैपिटल गेन्स में, सुनते जाना। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया पता है, इसके लिए इन्होंने पढ़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट पहले, और लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ के गुजरात हाईकोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि जब आप सेक्शन 28 पढ़ते हो ये एक्ट का, और एक सेक्शन है 34 ये एक्ट का, तो 28 सेक्शन जो है ना, 28 सेक्शन वो और कुछ नहीं है, वो लोग वहां पे वो एक्ट के अंदर सेक्शन 28 में एनहांस कंपेंसेशन को भी इंटरेस्ट बोलते हैं, और सेक्शन 34 जो है उसमें वो लोग इंटरेस्ट बोलते हैं कौन सी चीज को, अगर कंपेंसेशन मिलने में डिले हुआ है तो ये जो सेक्शन 28 में आप लोगों को इंटरेस्ट मिला है वो और कुछ नहीं है, दैट थिंग रिप्रेजेंट्स योर एनहांस कंपेंसेशन, एंड इसी रीजन के वजह से वो एनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और इसी रीजन के वजह से वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन्स में। और जो इंटरेस्ट आपको मिलती है अंडर 34 ऑफ दैट एक्ट, वो एक्ट का जो सेक्शन 34 है वो क्या है, इंटरेस्ट। मतलब वो एक्ट में दो सेक्शन है, कौन कौन सा, 28 भी इंटरेस्ट है एंड 34 भी इंटरेस्ट है, बट 28 वाली जो इंटरेस्ट है वो क्या है, एनहांस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो वो एनहांस कंपेंसेशन की तरह है, वो लोग उसको नाम इंटरेस्ट देते हैं। अरे सुना ना, एंड ये जो 34 वाली इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है फॉर डिले इन रिसीट ऑफ कंपेंसेशन, तो इसीलिए वो लोग ने बोला कि वो डिले वाली जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, बट वो वाली जो इंटरेस्ट है कौन सी, 28 वाली, वो कहां टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन्स में। अरे समझा, ये केस लॉ भी आपके सिलेबस में है। अभी देखो क्या होगा कि अपने पास मॉड्यूल्स आएगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नवंबर दिसंबर में, कौन सी मॉड्यूल्स, मई 26 की। तो ये सब केस लॉस कौन से बेसिस पे डाले गए आपकी बुक में, कंसिडरिंग करंट मॉड्यूल। हर बार यही केस लॉस रहते हैं बुक में, थोड़े बहुत केस लॉस इधर उधर होंगे चेंजेस, बट वो तो जब मॉड्यूल आएगा तभी अपने को पता चलेगा। प्लस ये लोग हर अटेम्प्ट के पहले एक जुडिशियल अपडेट डालते हैं, तो जुडिशियल अपडेट में भी ये लोग कुछ केस लॉस जो है वो यू कैन से कवर करते हैं। सो अभी जैसे सितंबर का जो जुडिशियल अपडेट है उसमें 5 केस लॉज है, 3 मई के थे, 2 और ऐड किए उन्होंने, तो आप देखोगे तो उसका यूट्यूब पे मैंने अभी वीडियो डाल दिया है, तो वो केस लॉस वहां पे एक्सप्लेन कर दिए है, वो 5 ही केस लॉस थे। सो उस तरह से अपने को पता ही कब चलेगा कि मॉड्यूल में एडिशन हुआ है, तो जब मॉड्यूल आएगी तब। अभी तो ये सारे केस लॉज है, अभी लास्ट आप 4-5 अटेम्प्ट से देखोगे तो ये सारे केस लॉस मॉड्यूल में है ही अभी भी, बराबर। तो अब देखो, अब यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया ये पूरा अपना और एक पार्ट कंप्लीट हो गया। कल मैंने आपको स्टार्ट किया था विद सेक्शन 10, 37, फिर अपन ने एक सर्कुलर पढ़ा 36/2016, ये दोनों जगह पे आपको एग्जम्पशन था, बराबर है। फिर अपन ने और एक सेक्शन पढ़ा 1037A, ये कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है, इट इज सिमिलर टू कंपल्सरी एक्विजिशन, लैंड पुलिंग स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश, एग्जम्पशन मिलता है। एंड लास्ट में अभी हमने पढ़ा 45(5) कि कैसे टैक्स लगेगा आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में, और इसके साथ साथ मैंने आपको 2 केस लॉस करवाया अभी, बैठा दिमाग में। सो ये सब चीजें हमने अभी तक डिस्कस की है। चलो अब आप लोग Q&A बुक ओपन करो, आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट आप अपने बुक में सॉल्व करोगे अभी वो केस। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 2.8, पेज नंबर 2.8, क्वेश्चन नंबर 15।